प्यालों में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हमारी 717 क्वेश्चन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज चल रही थी, उसमें से 175 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ये वही क्वेश्चंस है जो कि अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट एग्जाम, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके सामने चिपक के नजर आ जाएगा आपको अपने जेवीवीएनएल के एग्जाम में, आरवीएनएल के एग्जाम में, जेडीवीएनएल के एग्जाम में, चाहे से वो कोई सा भी हो। पार्ट ए कॉमर्स में से इन्हीं क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं से उठ के आने वाला है। अगर आप इन क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हो, इसका मतलब आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज हो, और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। बने रहिएगा इस सेशन में मेरे साथ लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी और डाइसी भी होने वाले हैं, जिनका बहुत सोच समझ के जवाब देना है, जहां पे फंसना नहीं है आपको। स्टार्ट करता हूं। पहले मैं बता देता हूं आज हम कौन से टॉपिक से मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में करे हैं, तो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज के इसमें इस टॉपिक से। और दूसरा टॉपिक होगा वो होगा एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से एरर डिस्क्लोज होते हैं, इनके ऊपर। और जो आज का मेन टॉपिक है, जिसका बेस लेके हम चल रहे हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल लॉसेस एंड रेवेन्यू लॉसेस। इन क्वेश्चंस की हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप इनका जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत सही जा रहे हैं, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको मेहनत की जरूरत है। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करूंगा कि आप जवाब दे दो, जिससे थोड़ा सा आपको भी मौका मिले। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट एक्शन व्हेन मेकिंग ए प्राइम एंट्री फॉर ए ट्रांजेक्शन। कोई भी एंट्री है, कोई भी ट्रांजेक्शन की प्राइम एंट्री बनाते वक्त हमें क्या चीज फर्स्ट ध्यान रखना पड़ता है। पहला एक्शन क्या होगा उसका? स्टडी द वाउचर टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ए ऑप्शन। पोस्ट द ट्रांजेक्शन टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट, डिसाइड ऑन द लेजर अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड वन टू बी क्रेडिटेड, एंटर द ट्रांजेक्शन इन द अप्रोप्रिएट बुक। तो इसका आंसर क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना दोस्तों मेरे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर है ए, स्टडी द वाउचर टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमें वाउचर देखना पड़ेगा, ये पता करने के कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता हुआ आपके सामने तड़कता भड़कता, जर्नलाइजिंग इज process of having the source of transaction, process of recording transaction in the journal, या process of having the source of transaction for journal, या none of the above। आंसर बहुत इजी है यार। जनरल क्या होता है, जनरल से क्या करना पड़ता है हमें, वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर है बी, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और फिर वीडियो अपलोड होगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखे तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, जनरल इज केप्ट इन माइंड, केप्ट इन ए मैथमेटिकल मेथड, कॉलमनार मेथड, स्ट्रेट मेथड, या नन ऑफ द अबव। जनरल किस में बनाई जाती है? जनरल इज केप्ट इन ए मैथमेटिकल मेथड, कॉलमनार मेथड, स्ट्रेट मेथड, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी, कॉलमनार मेथड। बी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसी चीजें बहुत काम में आने वाली है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्टर्ब द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस? एरर इन एडिंग अप ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्टर्ब द बैलेंसिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस? ठीक है, ध्यान से देखना। एंटरिंग एन एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन क्रेडिट टर्म्स इन परचेज डे बुक, के परचेज डे बुक में असेट को एंटर कर दिया ऑन क्रेडिट टर्म्स। पोस्टिंग टू एन असेट अकाउंट इंस्टेड ऑफ एन एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर एंटरिंग ए रॉन्ग अमाउंट इन ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो गाइस जो मेरे को लग रहा है उस हिसाब से मेरे को तो समझ में आ गया। अब आपको समझने की जरूरत है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, लेकिन मेरे को आंसर बताना है तो मैं बता भी देता हूं। ए इसका करेक्ट आंसर है। एरर करेंगे जब ऐड करने में बुक ऑफ प्राइम एंट्री में, तब जाके वो ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द डेटा एंड मंथ ऑफ द फर्स्ट एंट्री आर रिटन। डेटा एंड मंथ ऑफ फर्स्ट एंट्री का डेटा एंड मंथ आर रिटन ऑन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द डेटा कॉलम, ऑन द सेम लाइन ऑफ डेटा कॉलम, या फिर ऑन ए लाइन अबव द डेटा कॉलम, या एट द लेफ्ट ऑफ द डेटा कॉलम। इसको क्या है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, इन क्वेश्चंस के आंसर दे नहीं पाओगे। एक बार फॉर्मेट पता नहीं करोगे ना, तब तक इन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे आप। इसका आंसर है ए, ऑन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द डेटा कॉलम। नेक्स्ट लाइन में हम शो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, in the particular account the name of account to be credited is entered as dash place with a prefix to। जैसे प्रीफिक्स लगाते हैं ना,
कि शाम अकाउंट डेबिट टू कैश, टू के बाद जो अकाउंट लिखते हैं वो किस लिए लिखते हैं हम, इन पर्टिकुलर अकाउंट द नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज एंटर्ड एट डैश प्लेस विद अ प्रीफिक्स टू। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो गए आप, मेरे को पता है गलत बताओगे। इन कंफर्मेशन ऑफ द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, नेक्स्ट लाइन टू द अकाउंट नेम दैट इज टू बी डेबिटेड, या एनीवेयर इन द जनरल, या नन ऑफ द अबाउ। इसका आंसर क्या होगा? वो आपको लग रहा होगा, जो मेरे को लग रहा है ना, आपको क्या लग सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई टू लिख के तो हम नेक्स्ट लाइन में ही उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन टू द अकाउंट नेम दैट इज टू बी डेबिटेड, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका आंसर है इन कंफर्मेशन टू द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड। जो भी अकाउंट डेबिट करेंगे ना, उसकी कंफर्मेशन के अकाउंट को ही हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ डेबिट कॉलम इज, लोकेशन क्या होती है डेबिट कॉलम की? इन कॉन्ट्रावेंशन विद पर्टिकुलर्स इन फ्रंट ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम वेयर द अमाउंट इज डेबिटेड, इन फ्रंट ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम वेयर द अमाउंट इज क्रेडिटेड, नॉट प्रेजेंटली एनीवेयर इन द जनरल। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। डेबिट के अमाउंट को कहां पे डालते हो, डेबिट कॉलम के अमाउंट को कहां पे डालते हो? जहां पे हम डेबिट की एंट्री करते हैं ना, वेयर द अमाउंट इज डेबिटेड, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, जहां पे हम डेबिट की अमाउंट डालते हैं ना, वहीं पे हम इसको डालते हैं, इन फ्रंट ऑफ पर्टिकुलर कॉलम वेयर द अमाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फॉर एवरी एंट्री इन जनरल द ट्रांजेक्शन कैन बी पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन के भी मेरे को जवाब देने पड़ गए ना, तो इसका मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हो। ये क्वेश्चन का जवाब आप ही दोगे, कमेंट कर देना, कुछ भी कर देना, समझ जाना यार क्या आंसर होगा यार, बस इंडिकेशन ही काफी है। अगला क्वेश्चन है, फॉर एवरी एंट्री इन जनरल द ट्रांजेक्शन कैन बी पर्सनल, ये तो क्वेश्चन हमने किया है। अगला क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द लेजर इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेटर्स। लेजर में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती? एवरी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद नरेशन, या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रेडिटर्स, या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेस्ड। लेजर अकाउंट्स में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती है? तो देखो गाइस, सच्चाई यही है कि लेजर में हम सब कुछ ही पोस्ट कर देते हैं जो जनरल में है, तो इसका मतलब एवरी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद नरेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड टू डैश टाइप ऑफ अकाउंट्स। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स किस किस के ऊपर अप्लाई होते हैं? पर्सनल, नॉमिनल, रियल। तो देखो आप सबको पता है तीनों के अलग अलग रूल होते हैं डेबिट और क्रेडिट के। पर्सनल का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का होता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट इज कम्स इन, क्रेडिट व्हाट इज गोज आउट, ठीक है। तो तीनों के होते हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CF का मतलब क्या होता है? C/F का मतलब क्या होता है? अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं ना, बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th-12th में, तो आपसे को इससे ज्यादा इजी क्वेश्चंस मिल ही नहीं सकते यार। CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड CF का मतलब होता है। द रीजन फॉर टोटलिंग एट द एंड ऑफ द पेज ऑफ जनरल इज इट मेक्स होल सिस्टम मोर कन्वीनियंट, एज द कैलकुलेशंस आर लेंथी, इट इज मोर कंफर्टेबल, या इट इज जनरल प्रैक्टिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले नहीं है, और ऐसे मिल गए तो इसका मतलब ये तो लड्डू है हमारे हाथ में, इनको हमें जल्दी से जल्दी खा जाना है सीधा आंसर लगा के। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज सारी चीज़ें अप्लाई होती है इस चीज़ के ऊपर। टोटलिंग करते हैं एंड ऑफ द पेज में, तो ये जनरल प्रैक्टिस भी होती है, कैलकुलेशन लेंदी होती है, उसको मोर कंफर्टेबल कर देता है हर पेज के एंड में कैलकुलेट करके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज ए एंट्री टर्म्ड एज कंबाइंड एंट्री इफ टू ट्रांजेक्शंस ऑफ कंपनी आर इन्वॉल्व्ड, इफ देयर इज ए डेबिट एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शंस आर ऑफ द सेम नेचर एंड दे टेक प्लेस ऑन द सेम डे, ऑल द अकाउंट्स आर डेबिटेड दस वेरी सेम डे। तो डी आंसर तो कट ही गया, देखो डी आंसर तो कट ही गया, डेबिटेड ही इन्होंने क्लियरली कट इंडिकेशन नहीं दिया सेटिंग से। तो अब ए आंसर, इफ टू ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कंपनी आर इन्वॉल्व, दो ट्रांजेक्शन तो इन्वॉल्व होते हैं। अब देयर इज ए डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, ये भी ठीक है, लेकिन बात ये जो बेसिक जो प्राइम जो चीज है वो ये है कि ट्रांजेक्शंस आर ऑफ द सेम नेचर एंड दे टेक प्लेस ऑन द सेम डे, तभी हम कंबाइंड एंट्री करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ लेजर। फंक्शन ऑफ लेजर कौन सा नहीं है? टू क्लासिफाई ऑल द आइटम्स, भाई क्लासिफाई करना तो फंक्शन है। टू पुट ऑल द आइटम्स एट द एप्लीकेशन अकाउंट्स, मतलब पर्टिकुलर खुद के अकाउंट में, एप्लीकेबल अकाउंट्स में इनको पुट करना, पोस्ट करना, ये भी है। तो बोथ ए एंड बी ये दोनों तो है ही,
तो ये नोट द फंक्शन बोला इन्होंने, क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना। नोट द फंक्शन ऑफ लेजर, कौन सा इनमें से, तो दोनों फंक्शन है और सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी है, तो ये तीनों तो कट गए। अब ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास, डी, नन ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द रॉन्ग। यार वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाया करो, विदाउट लाइक मत जाया करो यार, रिक्वेस्ट करता हूं मैं। यूजफुल चीज है वो लाइक करना चाहिए, ऐसे घमंड या ईगो में नहीं रहना चाहिए कि क्या मतलब इसकी तरक्की करवा के या फिर कुछ भी करवा के, बट ये ओवरऑल आपकी हेल्प हो रही है यार, वो देखो आप, ठीक है। पिक आउट द रॉन्ग वन, कुछ उल्टा सीधा निकालना है इनमें से कि भाई कुछ तीन चीजें तो सिमिलर सी होगी और कुछ एक रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं, इन लेजर अकाउंट डेबिट इज वन लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट ऑन राइट हैंड, ये साइड नहीं है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन राइट हैंड साइड, ठीक है। लेजर टैक्स कैरी ऑफ ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज, लेजर तो तीनों चीजों को कंसिडर करता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी गलत है। नेम ऑफ द अकाउंट इन लेजर इज रिटन इन द टॉप मिडल ऑफ द अकाउंट, ये बात भी सही है भाई साहब, टॉप मिडल अकाउंट में। लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, हाँ टू साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। रॉन्ग वन, यानी इसमें से हमें तीन चीजें सही लगी है, एक चीज गलत लगी है, इसका मतलब जो चीज गलत है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लेजर टेक्स केयर ऑफ ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15th का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, इन लेजर जे एफ डिनोट्स पेज नंबर, फोलियो नंबर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, ठीक है। 16th का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। बुक्स ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड इज बैलेंस शीट, जनरल, लेजर या ऑल ऑफ द अबव। यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन अच्छा है। बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड बोला जाता है लेजर को, जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। पोस्टिंग इज, पोस्टिंग देखो मैंने अभी अभी वर्ड यूज करा है, पोस्टिंग करते हैं, किसमें करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। तो अब इसका जवाब दे देना मेरे दोस्तों, मुझे पता है, मैंने ऊपर ही इसका आंसर बताया है कि लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो इसका आंसर मैंने दे भी दिया है, आप आइडेंटिफाई कर लोगे ऑप्शन में वीडियो को रोक के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉट इज अनकॉमन इन लेजर, अनकॉमन का मतलब होता है कि क्या चीज कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। लेजर में ऐसी कौन सी चीज है जो अनकॉमन है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट्स यूज्ड इन जनरल आर डिफरेंट फ्रॉम लेजर, बात तो सच है, ये तो होता है लेजर में। अकाउंट्स विच इज क्रेडिटेड इन जनरल इज डेबिटेड इन लेजर, ये बात भी सही है, ठीक है। बोथ ए एंड बी, ये बात भी ठीक है। एंड नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर आप सोचो क्या हो सकता है यार, क्योंकि मैं मेरे बोलने पे ही मान लोगे तो कैसे पार पड़ेगी। बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी, अगर सैडिंग से पढ़ोगे। नेम ऑफ द अकाउंट यूज्ड इन जनरल आर डिफरेंट फ्रॉम लेजर, जो लेजर में अकाउंट यूज होता है वो डिफरेंट होता है जो जनरल में होता है, ऐसा होता है क्या, ठीक है। अकाउंट्स विच इज क्रेडिटेड इन जनरल इज डेबिटेड इन लेजर, ऐसा होता है क्या। और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, क्यों दे रखा है सी, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, होते हैं नन ऑफ द अबव भी आंसर होते हैं, लेकिन हर जिसमें होए जरूरी तो नहीं ना। तो इसका जवाब मेरे को आप सोच समझ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लेजर, लेजर के लिए किस चीज की जरूरत नहीं होती, डेटा की, यूज टू एंड बाय, जैसे टू बोलते हैं ना, टू यूज करते हैं एंड बाय यूज करते हैं, वो उनकी जरूरत नहीं होती। इन फोलियो कॉलम, पेज नंबर ऑफ द जनरल या नन ऑफ द अबव, ठीक है। अभी मैंने बोला था नन ऑफ द अबव आंसर होते हैं कई जगह, और जब हमें ऊपर वाले तीन ऑप्शन पता है कि इन तीनों की जरूरत होती है, तो हमारे पास ऑप्शन डी ही बचता है, नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन है, तड़कता फड़कता सीधा आपके सामने कभी भी एग्जाम में दिख सकता है ये क्वेश्चन। इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन लेजर अकाउंट देन डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, या क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सीड्स द डेबिट साइड, या टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, या बोथ ए एंड सी, ठीक है। इसका क्लियरली मतलब होता है जहां पर डेबिट बैलेंस होता है कि डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, ए इसका करेक्ट आंसर है। विच इज नॉट ए सब्सिडरी बुक, इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है, सेल्स बुक सब्सिडरी बुक होती है, सैलरी बुक देखते हैं, परचेज बुक सब्सिडरी बुक होती है, कैश बुक सब्सिडरी बुक होती है, तो अब कौन सी बुक बची, सैलरी बुक, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन, इसमें से कोई उल्टा सीधा निकालना है हमें, तीन चीजें तो सीधी होगी और एक चीज कुछ उल्टी होगी, जो या तो गलत होगी या फिर है ना सही होगी, तीन चीजें या तो सही होगी या तीन चीजें गलत होगी, है फिर जो बचेगी या तो गलत या सही, उसको आइडेंटिफाई करना है। एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ गुड्स आर डन
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे टीचरों के कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएंगे अगर उन्होंने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे बेसिक्स। मैं बोल रहा हूँ ये बार बार, मैं आपके जो यूट्यूबर दोस्त है उनके कंसेप्ट यहाँ पे डीले पड़ जाएंगे। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सही आंसर दे रखा है। इसका आंसर गलत दे दिया होता तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत दुख होता है इस चीज के बारे में। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ना। एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ गुड्स आर डन, entries for purchase of goods on credit are done, entries for purchase of goods on cash are done, या all of the above। तीनों में परचेज एंट्रीज के बारे में बोला है, लेकिन क्या है यहाँ पे उल्टा, क्या कौन सी चीज ओड वन आउट है यहाँ पे। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। जब सिर्फ इतना सा लिखा होता है ना परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, और आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, तो हम ये मानते हैं हमने वेंडर से खरीदा है और हम वेंडर से रिलेटेड एंट्री करते हैं, यानी उससे परचेज क्रेडिट टर्म्स में हमने खरीदा है। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये हम एंट्री करते हैं। लेकिन अगर परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश लिखा हुआ है तो हम एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोनों एंट्री में फर्क आ गया। तो ऊपर वाला था वो हो गया क्रेडिट। अब जो सेकंड एंट्री है उसमें तो क्लियरली बोल रखा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आर डन। तो ये दोनों तो हो गए सेम, ए और बी तो हो गए सेम चीजें हो गई। ठीक है, और सी हो गई ऑड वन आउट, क्योंकि यहाँ पे कैश के लिए बोल दिया। ऊपर दोनों वाली चीजें सेम नहीं होती तो यहाँ पे ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन ऊपर वाली दोनों चीजें सेम है। एक्चुअल में तो परचेज के लिए ही बोला है तीनों में, गुड्स के लिए, लेकिन दो चीजों में क्रेडिट पे हो रहा है, एक में कैश में हो रहा है। ये कंसेप्ट अच्छो के फेल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है जब, लेकिन सीधा यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ गुड्स और इतना बोल के छोड़ दिया। इसका मतलब हमें किसी वेंडर को क्रेडिट करना है, इसका मतलब हमने उधार पे लिया है। ठीक है, हम अज्यूम नहीं कर सकते ये कि हमने कैश पे लिया है, हमें लायबिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ए और बी तो हो गया सेम और सी हो गया ये। आप अगर एक बार नहीं मानते ना तो आगे किसी अच्छे टीचर को देना आप ये क्वेश्चन, और एक्चुअल में उनसे पूछना यार, मतलब कि क्या कैसे जवाब दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे ऑड वन इन्होंने दूसरा क्या पहलू ले सकते हैं, दूसरा क्या, एक मैं आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट वाइज बता रहा हूँ। ये चीज कंसेप्ट वाइज बताइए मैंने, देखो आपको ये इस चीज के पीछे कोई भी वो रीजन नहीं है। अगर आपने 11th-12th में बेसिक पढ़ा होगा तो आप दोगे इसका आंसर, डेफिनेटली दोगे अगर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर एक बात ये है, यहाँ पे जो है ना बी और सी वाली एंट्री में अगर वैसे आइडेंटिफाई नहीं करो, बी और सी वाली एंट्री जो है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हुआ था, सी हुआ था। एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश आर डन। ठीक है, अगर गलत आंसर दोगे तो क्या सोच के दोगे कि यहाँ पे क्रेडिट भी बता रखा है, यहाँ पे कैश भी बता रखा है, इसी में कुछ नहीं बता रखा, इसका मतलब ए गलत आंसर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों, आंसर इसका सी होगा। एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश आर डन, ये गलत है, ऊपर वाले दोनों सेम है। अच्छे कंसेप्ट फेल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लिया, माफ कर देना, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा यार मुझे, यार बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वेदर फॉर परचेज बुक और सेल बुक डैश इज रिक्वायर्ड, इनवॉइसेस, क्रेडिट, कैश, बोथ ए एंड बी। परचेज बुक और सेल बुक के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? देखो भाई साहब, किसी भी चीज के लिए इनवॉइस की तो जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अब परचेज बुक में हम क्रेडिट को डालते हैं, ठीक है, जो भी क्रेडिट परचेज होती है। सेल्स बुक में हम क्रेडिट सेल्स को डालते हैं, तो क्रेडिट की भी जरूरत हो गई। कैश हो जाता है यहाँ पे तो कैश बुक में चले जाता है, इसीलिए हम परचेज बुक और सेल्स बुक के लिए तो हमें ए और बी की ही जरूरत है, बोथ ए एंड बी। मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास सब कुछ समझ में आए, सब कुछ जाए, तो यार मेरी मेहनत को वेस्ट मत जाने देना, मेहनत कर लेना, सिलेक्शन दे देना और मुझे इन्फॉर्म करना कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है आपकी वजह से। मेरे लाडलो, मेरे प्यारों, कुछ ऐसा ही बोलते हैं बड़े बड़े गुरुजी, बच्चों को तो मेरी भी इच्छा होती है कई बार बोलने की, इसीलिए यार पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो। अगला क्वेश्चन है, बुक्स इन विच 2 कॉलम्स आर प्रेजेंट, 1 फॉर कैश एंड 1 फॉर डिस्काउंट। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें 2 कॉलम प्रेजेंट होते हैं, एक कैश का और एक डिस्काउंट? उसको बोलते हैं सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? कैश और डिस्काउंट। ये होता है कैश बुक में, कैश बुक में, कैश बुक में। ध्यान रखना, कैश और डिस्काउंट होता है कैश बुक में, मेरे प्यारों, मेरे लाडलो, कैश बुक में होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक it is recorded, when cash is withdrawn from bank it is recorded on debit side। अब देखो, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है। अब मैं पहले तो आपको कंसेप्ट ही बता देता हूं ऑप्शन से पहले। कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक इट इज रिकॉर्डेड। अब कैश बैंक से हमने विड्रॉ किया है, यानी किसने विड्रॉ किया? हमने विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ करने के बाद वो कैश किसके पास आ जाएगा? हमारे पास। तो कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, कैश हमारे पास आता है। डेबिट व्हाट इज कम्स इन, तो डेबिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया फ्रॉम बैंक, और क्या हुआ? बैंक से पैसा गया तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है।
कैश हमारे पास आ गया और बैंक से हमने विड्रॉ किया तो बैंक से कम हो गया वो चीज, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कौन सा ऑप्शन है, डेबिट साइड, ऑन डेबिट साइड इन कैश कॉलम, हाँ सही बात है, एंड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। तो सर आप ऑप्शन में पहला ही आंसर दिख गया है हमें, तो हम नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही दिमाग लगा के आंसर करा करो यार, ठीक है। ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं हमें, लेकिन उससे पहले अगर आपको पहले ही कोई आंसर दिया है तो एक दिमाग में फीड कर लिया करो कि ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। इन इमरजेंसी द पेटी कैशियर में गिव स्टाफ लोन ऑफ द स्मॉल अकाउंट अमाउंट्स। पेटी कैशियर क्या इमरजेंसी में स्मॉल स्टाफ लोन दे सकता है स्मॉल अकाउंट्स अमाउंट्स के, देखते हैं। द पेटी कैश बुक कुड बी आइदर ए सब्सिडरी बुक और ए मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। एवरी पेमेंट मेड बाय द पेटी कैशियर शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। हाँ बात, ये बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात, रेगुलरली पेटी कैशियर इज रीइंबर्स्ड टू मेकअप हिज कैश बैलेंस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात जो थी ना उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अगर तीनों बातें सही है तो यानी पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया, यानी पहला हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। फ्लोट, फ्लोट इज, ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं बोलूं क्या यार इन क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि जब वहां पे क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चंस पढ़े हुए नहीं होंगे ना, तब उन्हीं लोगों का सिलेक्शन यानी 50% वहीं पे बाहर हो जाएंगे। अगर पढ़े हुए होंगे तो वो 50% लोगों की ही दौड़ रह जाएगी या 30% लोगों की ही दौड़ रह जाएगी, फिर तो तुक्का तो भगवान भी काम चलाता है यार। फ्लोट इज मनी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ टू द कैशियर, मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ विद द कैशियर, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबाउ, नन ऑफ द अबाउ। यहाँ पे पता ही नहीं कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ द ऑल्सो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मनी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ टू द कैशियर, ठीक है। पेटी कैश बुक कैन बी ट्रीटेड एज, पेटी कैश बुक कैन बी ट्रीटेड एज रजिस्ट्रार, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा बुक, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। पेटी कैश बुक को हम क्या मानते हैं, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर इसका प्रीमियर हो रहा है आप देख रहे हो ना तो इनके आंसर दो यार, इनके आंसर दो, सोच समझ के आंसर दिया करो जल्दी से जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन ए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है भाइयों। इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन मैनुअली एज जनरल एंट्री। देखो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन ही है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा जहां पे मेरा कर्सर है ना, ए जो लिखा हुआ है ना, बड़ा बड़ा वाला ए लिखा हुआ ना पहले ऑप्शन में, यहां से ऑप्शन स्टार्ट है। बाकी ये क्वेश्चन की ही लाइन है, ऊपर की दो लाइन है। इन ए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन मैनुअली ए जनरल एंट्री, इनकरेक्ट बताना है। ए शुड ऑलवेज एंड विद ए, मतलब जनरल एंट्री शुड ऑलवेज एंड विद ए नरेशन एक्सप्लेनिंग द नीड फॉर इट। हाँ भाई ये बात तो सही है, ठीक है। ए इज नीडेड, जनरल एंट्री इज नीडेड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सुटेबल बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सुटेबल बुक ऑफ प्राइम एंट्री के टाइम पे जनरल एंट्री की नीड होती है क्या, बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन, ठीक है। शुड बी सब्सटेंटाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट वाउचर एंड ऑथराइज्ड एट प्रॉपर लेवल, सही बात है। शुड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल डेबिट एंट्री मेच्ड बाय करस्पेंडिंग क्रेडिट एंट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, मेरी इच्छा है कि इसका आप आइडेंटिफाई करो और पता भी लगाओ और क्या है क्या नहीं है। सही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं बताऊं, ऑप्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है ए से, फिर से बोल रहा हूं ऑप्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है ए शुड ऑलवेज एंड, मतलब जनरल एंट्री, फिर ऑप्शन है ए शुड ऑलवेज एंड विद ए नरेशन, ये बात तो सही है। शुड बी सब्सटेंटाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट वाउचर एंड ऑथराइज्ड एट प्रॉपर लेवल, ये बात भी सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बी और डी में से आंसर होगा, तुक्का मत देना, अगर आता हो तो इस चीज का जवाब देना, ठीक है। तुक्का मत देना, नहीं तो आइडेंटिफाई करना फिर आंसर देना, ठीक है। 31, worn out asset on sale are recorded in, worn out asset जो किसी भी से सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते ना, या फिर जनरल में रिकॉर्ड नहीं होते, वो रिकॉर्ड होते हैं जनरल में, यानी क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, जिनका कहीं कोई घर बार नहीं होता, वो जाते हैं डी वाले ऑप्शन में, जनरल में। डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है XYZ कंपनी परचेज एन एसेट दैट टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्ट हो गया, वर्न आउट, अब एंड वाज रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एज वर्न आउट आइटम, द एंट्री विल बी मेड। अब भी मैंने बताया था किस में जाते हैं, जनरल में, तो इसका आंसर पता ही चल गया होगा आपको क्या होगा, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ लेजर इज, थक गए होंगे, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, थक गए होंगे आप लोग, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लेजर इज टू कैलकुलेट द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द कंपनी, बी टू प्रिपेयर द समरी ऑफ ईच अकाउंट्स, ठीक है, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन ए पीरियड, ये बात भी ठीक है। तो इसका आंसर आप बताओगे क्या होगा, क्या होगा, कौन सा सही है, क्योंकि एक इसमें से गलत था, इसीलिए हमें एक आंसर चूज करना पड़ रहा है।
इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिपेयर द समरी, समरी बनाते हैं हर एक अकाउंट की पोस्ट करके, ठीक है, जनरल से। अगला क्वेश्चन है ए बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस डैश इज प्रेजेंट। क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए? सेल्स बिल होना चाहिए, परचेज बिल होना चाहिए, मेमो बहुत जरूरी चीज है मेमो, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉसिबल इफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ए कंपनी एग्रीज। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे एग्रीज नहीं आएगा, मेरी बात सुन रहे होगे तो यहाँ पे एग्रीज नहीं आएगा, यहाँ पे डिसएग्रीज आएगा भाई साहब, डिसएग्री। पॉसिबल क्या है, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ तो, डिसएग्री हुआ तो अब यहाँ पे ना ये टू मिस्टेक्स है ना, यहाँ पे टू मिस्टेक्स है, वो TOO मिस्टेक्स, ठीक है, TOO वाली मिस्टेक है। तो ऑप्शन है देर आर टू मिस्टेक्स इन द रिकॉर्डिंग, अगर डिसएग्री हुआ तो रिकॉर्डिंग में, सही बात है, ये हो सकता है, ठीक है। देयर में बी सम मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स, हाँ ये बात, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है या बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती है, ठीक है। या सी आंसर बोथ ए एंड बी, हाँ दोनों ही ऑप्शन ठीक है भाई साहब, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में यहाँ पे डिसएग्री कर लेना, डिसएग्रीज पूछा है, ठीक है, डिसएग्री होता है तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इनवेरिएबली एरर्स इन ट्रायल बैलेंस आर ड्यू टू, क्या होता है एरर्स इन ट्रायल बैलेंस क्यों होते हैं? रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग बुक्स, omitting the transaction that should be recorded, both A and B, या फिर none of the above। क्यों होते हैं भाई? दो ही रीजन तो है यहाँ पे बता रखे हैं, दोनों ही मान लेते हैं, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and B, ठीक है। 37 an accountant forgot to enter a sales entry in the subsidiary register, the impact will be, सेल्स एंट्री को भूल गया सब्सिडरी रजिस्टर में एंटर करना, सेल्स एंट्री को कराई नहीं हो, ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी इफेक्टेड, ट्रायल बैलेंस विल बी इफेक्टेड, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी एनहेंस, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी एनहेंस। तो सी और डी तो भूल ही जाओ, सी और डी तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमने एंट्री करी नहीं है तो क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए। अगला क्वेश्चन, द मिस्टेक इन टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक विल, द मिस्टेक इन टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक not affect the personal account of customer, will affect the personal account of the customer, या both A and B, या D none of the above। क्या करेगा? mistake in total of the subsidiary book will, जहां पे सब्सिडरी में टोटल में गड़बड़ी आ गई, not affect the personal account of customer, will affect the personal account of customer, या both A and B, या none of the above। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, not affect the personal account of customer। अगला क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज डैश टाइप ऑफ एरर इज, हमने अकाउंटिंग ही गलत कर दी, मतलब यहाँ हमने गलत अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो डैश टाइप ऑफ एरर इज डन। मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाया, यहाँ पे दो अकाउंटिंग एंट्री तो हो, मतलब एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, लेकिन गलत अकाउंट में कर दें तो उस एरर को क्या बोलते हैं? उस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। सी अकाउंटिंग की जो भी वो होता है हमारा एरर होता है उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। If sum of debit column equals to sum of credit column in trial balance, it indicates, बहुत ही awesome क्वेश्चन है, बहुत awesome क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तभी वहां पे लोग बहुत सारे कंफ्यूज होंगे। देखो मैं बताता हूँ, if sum of debit column equals the sum of credit column in trial balance, it indicates no error has been made, no error can be discovered, या the mathematical equality of अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब मैथमेटिकल इक्वालिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और दैट ऑल अकाउंट्स रिफ्लेक्ट्स करेक्ट बैलेंस, मतलब अगर दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड कॉलम अगर मैच हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस के, एग्री कर जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या मतलब होता है? इसका जवाब आप दोगे, क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और मैं चाहता हूं कि आप अपना कंसेप्ट लगा के इसको पढ़ के जवाब दो, पता तो चले किसकी कैसी तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, अफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा अफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फीचर ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल अफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन इज पेड फॉर परचेज ऑफ लैंड, लैंड परचेज करने के लिए कमीशन पे करा है, ध्यान से समझना। इट विल बी डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस, नॉट डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस, या फिर will be disclosed in profit and loss account, या will be disclosed in balance sheet। कहाँ डिस्क्लोज होगा, या होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। कमीशन पेड इन परचेज ऑफ लैंड को डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट डिस्क्लोज इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसको लैंड के साथ ही एडजस्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है,
ऑफिसर वॉज रिनोवेटेड, ऑफिस वॉज रिनोवेटेड, सॉरी ऑफिसर को कैसे रिनोवेट करेंगे यार, मैं भी कुछ भी बोलता हूँ। ऑफिस वॉज रिनोवेटेड एंड रिनोवेशन चार्जेस वर 5000, दे वर पुट इन परचेस बुक अकाउंट, यानी हमने गलत जगह पर कर दिया है। इट इज कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का सिंपली मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं उनको अनप्रोडक्टिव मान लो, अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव मान लो, रेवेन्यू आइटम को हम कैपिटल मान ले, कैपिटल को रेवेन्यू मान ले, बिजनेस एक्सपेंस को पर्सनल मान ले और पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस मान ले, उस चीज को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। कुछ भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गड़बड़ी कर देते हैं तो ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए न्यू अकाउंटेंट डिड क्रेडिट 500 इंस्टीड ऑफ 50,000, इट इज एन एरर। मतलब क्या करा, एक नए अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिए 500 रुपए, 50,000 करने थे लेकिन 500 कर दिए। अब एरर कौन सा है, अब समझते हैं। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट करते हैं। अकाउंट तो इन्होंने सही पोस्ट किया है लेकिन रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट करते हैं अपन, ठीक है, तो ये एरर ऑफ कमीशन होता है। अब यहाँ पे क्या लगता है, अभी देखते हैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कि मतलब लिखा ही नहीं, भूल गया, लेकिन इसने 500 रुपए क्रेडिट किए हैं, इसका मतलब इसने एंट्री तो करी है, ओमिट तो नहीं हुआ है, तो बी तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है हमें कि कुछ भी हमारा रेवेन्यू कैपिटल, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था वो वाला सारा एरर ऑफ प्रिंसिपल का है, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन क्या बोलता है कि एक एंट्री को डबल टाइम कर दिया, एक एंट्री को डबल टाइम कर दिया, यानी डुप्लीकेट एंट्री कर दी उस चीज की, ठीक है, तो वो होता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो ऐसा हुआ है क्या, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन या तो रॉन्ग अकाउंट में कर दो या रॉन्ग अमाउंट से कर दो, वो होता है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कमेंट ऑल रिलेट टू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द जनरल जर्नल इज करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है भाइयों बहनों दोस्तों, करेक्ट बताना है। अब मैं क्या बोलूं, मेरा मन इतना लालची हो जाता है बताने के लिए आपको आंसर, लेकिन ठीक है, कौन सा करेक्ट है। द जनरल जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, द जनरल लेजर इज पोस्टेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इज जनरल जर्नल, जनरल लेजर क्या इसी से पोस्ट होती है, ठीक है। द ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द प्राइम सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल जर्नल, ठीक है। या फिर ट्रांसपोजिशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल जर्नल टू द जनरल लेजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब पहले वाले सेशंस में भी इसका आंसर आ रखा है, ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, जनरल जर्नल इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज इररिलेवेंट टू चेक बिलो मेंशन्ड टू ट्रेस द एरर इन ट्रायल बैलेंस, check the total of debit and credit column, total of subsidiary book, no mistake in balancing of various account या none of the above। क्वेश्चन पढ़ना दोबारा, कौन सी चीज इररिलेवेंट है ये चेक करने के लिए कि एरर है ट्रायल बैलेंस में, कौन सी चीज इररिलेवेंट है। चेक द टोटल ऑफ, भाई ये तो चेक करना पड़ता है, टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स देखते हैं, नो मिस्टेक इन बैलेंसिंग ऑफ वेरियस अकाउंट्स ये भी हमें चेक करना पड़ता है, और टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक भी हमें चेक करना पड़ता है। तो अब बचा क्या हमारे पास, डी ऑप्शन बचा है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। अगला क्वेश्चन है, वन साइडेड एरर, यानी एक तरफा एरर, मतलब एक ही साइड में एरर होगा, कोई सिर्फ डेबिट या क्रेडिट साइड में। तो एरर्स अफेक्टिंग परचेज अकाउंट ओनली, एरर अफेक्टिंग बैलेंस शीट, एरर अफेक्टिंग एनी वन अकाउंट, एरर अफेक्टिंग ओनली बैलेंस शीट। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, बी और डी ऑप्शन तो सेम ही आ गया, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है बोथ बी एंड डी, तो हम ये दोनों ऑप्शन ही काट देंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी में दोनों ऑप्शंस को काट दो। अब बचा कौन सा, ए और सी। 5 ऑप्शन आएंगे, हम 4 क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको 5 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है इसका करेक्ट सी, एरर्स अफेक्टिंग वन अकाउंट, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर जनरल एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड, रिलेवेंट अकाउंट एंट्री इन द लेजर टू बी करेक्टेड, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, जिस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिलेवेंट अकाउंट एंट्री कर देंगे लेजर में, इन द लेजर टू बी करेक्टेड, जो भी एंट्री की जरूरत होगी ना उसी को तो करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सीडेंटली शाम्स अकाउंट वॉज क्रेडिटेड बाई ₹2000 इंस्टेड ऑफ अमित, वॉट करेक्शंस विड बी। शाम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आपने, तो पहले तो हमें शाम के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है।
और अमित के अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो अमित के अकाउंट को क्रेडिट भी करना पड़ेगा हमें। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, बोथ ए एंड बी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ भी समझाया करो, इसीलिए। ठीक है मेरे प्यारो, अगला क्वेश्चन है, कंपनी परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज, फर्नीचर खरीदा है 1 लाख रुपए का, बट इट वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड रेमेडी टू दिस प्रॉब्लम, बट इट वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड, इसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया गया था। यहाँ पे ये कॉमा आता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, रेमेडी टू दिस प्रॉब्लम विल अफेक्ट वन अकाउंट, टू अकाउंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट अकाउंट, इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको समझ में नहीं आए ना, तो आप टू अकाउंट आंसर करके आ जाना, क्योंकि आंसर करना जरूरी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जनरली 2 अकाउंट को ही इफेक्ट करती है ऐसी चीजें, ठीक है, जनरली 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। सस्पेंस अकाउंट इज ए स्पेशल अकाउंट एज इट रिकॉर्ड्स all the unnecessary item entries after correction in trial balance. It shows no balance. If trial balance shows debit, then debit is shown in debit side of suspense account, या all of the above। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारो, इसका आंसर हो जाएगा सब कुछ, सारी चीजें सही बताई गई है इन्होंने, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा all of the above। ठीक है, पढ़ लेना दोबारा यार, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा इन चीजों को। अगला क्वेश्चन है, 51st कर लिया था अपन, अब हम 52nd कर रहे हैं, ठीक है। 52वां क्वेश्चन, व्हेन एन एरर इज फाउंड इन ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर का कोई एरर है वो हमने फाइंड कर लिया, विच अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो हम इसको किस में शो करेंगे, देन सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, सी तो, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है दोस्तों, वीडियो यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाओगे, वरना मेरे साथ धोखा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को पहले पोस्ट करो और लाइक कर दो धमाधम, जितने लाइक कर सकते हो कर दो, एक अंगूठे से जितने लाइक कर सकते हो। यार डिसलाइक हो जाएगा, ज्यादा मत कर देना, एक पे डिसलाइक करके चले जाओ, या फिर ना लाइक करे हुए को छोड़ के चले जाओ। A correction in profit and loss adjustment account of the company was detected at later stage, जैसा कि पहले बोला था कि भाई कुछ एरर हो गया था, वो लेटर स्टेज में फाउंड, यानी लास्ट ईयर का एरर, तो यहाँ पे भी लेटर स्टेज में फाउंड किया गया है। एट लेटर स्टेज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस विल बी इग्नोर अकाउंट्स हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, नथिंग कैन बी डन। ये ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि इग्नोर थोड़ी ना कर देंगे किसी चीज को। ठीक है, शो इट एज एन एडिशनल बैलेंस शीट, नहीं ये भी नहीं कर सकते, और दोनों ही नहीं कर सकते, तो बहुत ए एंड बी तो ऑप्शन ही गया। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बचा है यहाँ पे नन ऑफ द अबव। अब हम कुछ तो करते हैं उस चीज का, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन बचा है डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन केस द अकाउंटेंट इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज डैश टाइप ऑफ एरर। अभी मैं आपसे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया हूं कि कौन सा एरर होता है जब कैपिटल और रेवेन्यू आइटम एक्सपेंडिचर में हम डिफरेंस नहीं कर पाते, वो एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। बी इसका करेक्ट आंसर है। परचेज ऑफ गुडविल को परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, या रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। इसका करेक्ट आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुडविल क्या होता है? हमारा नॉन इंटेंजिबल एसेट होता है, नॉन करंट एसेट्स होता है। ठीक है, और ये फिक्स्ड एसेट में आता है। ठीक, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला है, एक्सपेंसेस वर मेड टू कीप द मशीन इन रनिंग कंडीशन, सच एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। एक्सपेंसेस वर मेड टू कीप द मशीन इन रनिंग कंडीशन, ये बार बार में तो करते हैं, बार बार में करते हैं ऐसे एक्सपेंसेस हम। ठीक है, उसको ठीक कराने के लिए, उसको रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, 56 का बी। एक बात बता देता हूँ आपको, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, यार कोई लड़की पता है क्या जब कमेंट करके पूछ रही है कि सर हाउ कैन आई कनेक्ट यू, सर योर कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज, तो पता है बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, दूसरे बच्चों की जो इतना छिचोरापन आता कहाँ से है, खुद के नंबर लिख रहे हैं। एक बच्चे ने खुद के नंबर लिख दिए, ठीक है, कॉन्टेक्ट मी। एक बच्चे ने बोलता है ही इज नॉट अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप, आई एम द ऑफिशियल ओनर ऑफ अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। खुद के नंबर डाल रहे हैं। एक लड़की है, मतलब जिसने खुद की आईडी से कमेंट कर दिया, फोटो भी अच्छी खासी लगा रखी है, तो उसकी आईडी के नीचे 2-3 कमेंट आ गए। मैंने तुरंत वो कमेंट डिलीट करे
और देखा यार कितना छिछोरा बन पड़ा है, मतलब कितने हौसी भरे पड़े हैं लड़की के नंबर के लिए यार, मतलब कि लड़की कांटेक्ट करेगी और फिर हम उसको समझाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया क्या अपन ने? कर लिया यार, 56 कर लिया, भूल गया आपको बात बताने के चक्कर से। 57th, transaction that a business doesn't record in any specialized journal are recorded in which journal or book? कैश पेमेंट जनरल, कैश रिसिप्ट जनरल, या परचेज रिटर्न जनरल, या जनरल जनरल। ट्रांजेक्शन दैट ए बिजनेस डजंट रिकॉर्ड इन एनी स्पेशलाइज्ड जर्नल आर रिकॉर्डेड इन जनरल और बुक, उसको क्या बोलते हैं हम? 57th, मैंने क्या बोला था आपको, जो कहीं भी नहीं आता ना उसको हम जनरल में रिकॉर्ड कर देते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, या जिसका कोई घर बार नहीं होता किसी और बुक में, ठीक है, उसको हम कर देते हैं जनरल में। अगला है मनी इज पेड टू लॉयर, लॉयर को एक्स को मनी पे करिए फॉर चेकिंग द पेपर ऑफ एन इंडस्ट्रियल लैंड परचेज, बट आफ्टर परचेज सम लीगल इश्यूज आर देयर फॉर विच द लॉयर वाई इज अपॉइंटेड। पहले तो लॉयर एक्स को करा और फिर वाई को कर दिया आफ्टर परचेज अपॉइंट, ठीक है। तो दोनों एक्सपेंसेस को क्या मानेंगे, दोनों को मनी जो पे करी है सो क्या मानेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाई इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्स इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोथ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या एक्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाइल वाई इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो इसका आंसर दो। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत दिमाग का काम करवा रहा है आपका यार क्वेश्चन। इजी आंसर है इसका, बहुत इजी आंसर है। मैं इतना बीच में वेट इसलिए करता हूं जिससे आप आंसर दे पाओ। इसका करेक्ट आंसर है ए, एक्स इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाई इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आप ये एक बार एनालिसिस करो और पता करो कि सही में आपके 45 से प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कम से कम 60 क्वेश्चन, जो भी जितने भी है क्वेश्चन, उनमें से आपके मिनिमम 60 में से 45 कितना परसेंटेज हो जाता है, उस अकॉर्डिंग आप अपना परसेंटेज रिकॉर्ड करो और कम से कम 120 में से 90 नंबर तो लाने ही हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा, आपका होने के चांसेस क्रिएट होंगे, आपके वहां तक पहुंच पाओगे, आप करीब हो सिलेक्शन के। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट अनकॉमन इन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या चीज अनकॉमन होती है वो नहीं पूछा, नॉट अनकॉमन बोला है। क्वेश्चन बहुत सही देते हैं, ये क्या है कि लैंग्वेज में ही घुमा दिया आपको, ठीक है, तो आप समझ ही नहीं पाओ हमने पूछा क्या है। नॉट अनकॉमन इसका मतलब क्या? कॉमन, ठीक है। नॉट अनकॉमन, अनकॉमन कौन सा नहीं होता, वो कॉमन होगा। दैट बेनिफिट में लास्ट फॉर फ्यू 3 to 5 years, दैट इज एन एक्सीडेंटल। हमारी बात तो सही है भाई साहब, ये बात तो सही है। दैट इट इज एन एक्सीडेंटल एक्सपेंडिचर विद हैवी अमाउंट। एक्सीडेंटल रेवेन्यू मतलब एडवर्टीजमेंट रही एक्सपेंडिचर करते हैं, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिनका बेनिफिट हमें सालों तक मिलता रहता है आगे फ्यूचर में, तो इसका बेनिफिट लास्ट फॉर फ्यू ईयर, ये बात भी सही है। और एक्सपेंडिचर हैवी अमाउंट में होता है, ये बात भी सही है। इट इज ए रेकरिंग एक्सपेंडिचर, सी नहीं, ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता, बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार करते हैं जिसका बेनिफिट हमें बार बार में मिलता है, जिसको डेफर्ड कर देते हैं हम सालों में और फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। डी, बोथ ए एंड बी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है ना यार, लाइक करना यार, खुशी मिलती है दिल से। और अगर आपको सही में कुछ हेल्प मिल रही है ना तो कमेंट करके मेरे को बताना यार, मेरे एफर्ट्स के बारे में मुझे पता करना है कि ये एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि खुशी मिलती है अगर आपको ये एफर्ट सही लग रहे हैं, तो मोरल बूस्ट होता है वीडियोस जल्दी लाने का, अच्छे से बनाने का और मेहनत करने का, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का। हमारी फैमिली धीरे धीरे ग्रो हो रही है यूट्यूब पे फैमिली, और यहाँ पे कुछ भी कॉस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो 1000-1500 लेके जो एमसीक्यूज बांट रहे हैं ना लोग, वही एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटली फ्री में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप दोगे मेरे को, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि कौन कौन है वो इंसान या कौन कौन है वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट जिसने यहाँ तक लेक्चर देखा है। इट इज नॉट ए रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन सी इनमें से रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? लैंप सम पेमेंट नहीं है, वो लम्प होता है, लंप होता है, ठीक है ना, LUM, ठीक है, LU होता है वो, UA नहीं होता वो। लम्प सम पेमेंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स, बोथ A and B, या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे लाडलो, इसका आंसर क्या होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मेहनत करते रहो और वीडियोस लाऊंगा
आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी के आगे 60 के आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ऐसा लगा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, एक लेक्चर में 60 क्वेश्चन ही लूंगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी, आप ज़्यादा देख पाओगे वीडियोस को, क्योंकि जितना छोटा वीडियो होता है उतना ही आप ज़्यादा देखने की कोशिश करते हो। अगर मैं ज़्यादा लंबा खींच दूंगा तो लोग देखते नहीं है यार, छोड़ के भग जाते हैं। यहाँ तक जो भी देखा है वीडियो को उसको तहे दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट देने के लिए। अगर क्योंकि आप यहाँ तक देख रहे हो ना तो इसका मतलब आपको यूजफुल ही लग रहा है वीडियो को, इसका मतलब आपने लाइक भी कर दिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। इसलिए मेरा प्यार आप लोगों के लिए ज्यादा है। जो ये 60th क्वेश्चन तक देख रहा है कमेंट करके इसका आंसर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कोरोना से बच के रहना, एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाओ, जी जान लगा दो। बाय बाय, लव यू ऑल मेरे दोस्तों।